हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका जीएस लॉजिकल पर। तो आज हम लोग 2 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं। ये लिस्ट आपके सामने दी हुई है, आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही होगी कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं। लास्ट में एक दो वन लाइनर न्यूज़ भी हैं जो आपके वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग कवर करेंगे। और शुरुआत में हम शुरू करेंगे हमेशा की तरह आज के इंपॉर्टेंट डे से। तो आज का जो इंपॉर्टेंट डे है वो है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। ठीक है, जो स्पोर्ट्स को कवर करने वाले पत्रकार होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए हम ये दिन मनाते हैं। कोई स्पेसिफिक थीम नहीं है इसकी इस बार। ठीक है, और इसको शुरू कब किया गया था? 1994 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन के द्वारा। और इसने अपना खुद का स्थापना दिवस मनाने के लिए 2 जुलाई को चूज किया था। क्या? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाने के लिए। बात समझ में आ गई? तो ये आज का इंपॉर्टेंट दिन हो गया। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको पता तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। आज के द हिंदू में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया है, इजराइल इज फेसिंग अ स्ट्रेटेजिक डिफीट इन गाजा। काफी बड़ा एडिटोरियल था, मैंने इसको छोटा छोटा काट काट के आपके लिए लगाया है ताकि आप अगर फोन पे इसको देख रहे हैं तो आपको क्लियर दिखाई पड़े। ठीक है, तो चलिए भाई आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। आपको पता है कि बहुत लंबे समय से इसराइल और गाजा, एक तरीके से इसराइल और पैलेस्टीन की वॉर चल रही है, हमास के साथ इसराइल की वॉर चल रही है, और अभी किसी कॉन्क्लूसिव एक तरीके से एंड पे वो आती नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो उसी को लेकर के पूरा आर्टिकल है। आप अगर थोड़ा सा पैटर्न नोटिस करोगे तो इस समय दुनिया की जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक डिफीट सामना करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान में यूएसए इतने साल तक रहा, लेकिन अल्टीमेटली वो तालिबान को नहीं हरा पाया और उसको विड्रॉ करना पड़ा। रशिया यूक्रेन के ऊपर इतने साल से बैठा हुआ है, हमला कर रहा है, इतने महीनों से लड़ाई चल रही है, बट अभी भी कॉन्क्लूसिवली डिफीट नहीं कर पाया रशिया यूक्रेन को। एंड सेम गोज विद द इजराइल। इजराइल भी पिछले 8 महीने से लड़ाई चल रही है, किसके साथ? हमास के साथ। लेकिन अभी भी हमास को एक पूरी तरीके से निर्णायक रूप से डिफीट नहीं कर पाया है, बल्कि इस पूरे प्रोसीजर में इसराइल को खुद काफी नुकसान उठाना पड़ा है। उसी के बारे में पूरा आर्टिकल है आपका। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। व्हेन इजराइल डिक्लेयर्ड इट्स वॉर ऑन गाजा, जब अपनी वॉर इन्होंने शुरू करी थी गाजा के अगेंस्ट, तो बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के, उन्होंने कहा था कि हम क्रश कर देंगे पूरी तरीके से इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप यानी कि हमास को। ठीक है, गाजा अब क्या है? गाजा एक तरीके से एक छोटा सा पैलेस्तीन का हिस्सा है, एंक्लेव है, जो कि इसराइल और मेडिटेरियन सी के बीच में एकदम दबा हुआ है। ठीक है, और उसको पूरी तरीके से इसराइल ने ब्लॉक कर रखा है 2007 से। लेकिन अभी क्या हुआ है? अभी जो ये 7 अक्टूबर के बाद से लड़ाई शुरू हुई है, इसके बाद से गाजा की पूरी पॉपुलेशन को इसराइल ने हिला के रख दिया है। ठीक है, 2.3 मिलियन की यानी कि लगभग लगभग 20 से 25 लाख के बीच में आबादी है गाजा की। उसमें से 37,000 लोग अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेटा। और ये आप मान के चलिए, कोई भी वॉर जोन होती है, कोई भी टेंशन जोन होती है, वहां पे ऑफिशियल डेटा से काफी ज्यादा डेटा एक्चुअल वाला डिफरेंट होता है। ठीक है, तो 37,000 अगर बोल रहे तो आप 50,000 तो कम से कम मान के चलिए। हो सकता है संख्या लाखों में हो जो हमको पता ना हो। ठीक है, तो 37,000 लोग तो ऑफिशियली मर चुके हैं गाजा में। ठीक है, उसके बाद आपके 86,000 लोग बुरी तरीके से घायल हैं, यानी कि लगभग लगभग 5% के आसपास की पॉपुलेशन वॉर से इस तरीके से इफेक्ट हुई है, उनको अपनी जान की या फिर अपने हेल्थ का नुकसान हुआ है। लेकिन इसके अलावा पूरी की पूरी लगभग लगभग पॉपुलेशन क्या है? वो डिस्प्लेस हो गई है, क्योंकि इसराइल रैंडमली जगह जगह बॉम्बिंग लगातार करता आया है। बात समझ में आ गई? लेकिन जब शुरुआत में बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने यह बयान दिया था कि हम पूरी तरीके से क्रश कर देंगे, 8 महीने हो गए। हमास कोई मतलब इसराइल एक बहुत बड़ी कंट्री है, हमास एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आगे मतलब इसराइल के आगे हमास कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी तक 8 महीने में भी इसराइल को कोई कंक्लूसिव एक तरीके से विक्ट्री नहीं मिल पाई है। तो अब 19 जून को क्या हुआ? 256 दिन की लड़ाई के बाद जो रियर एडमिरल डेनियल हगारी साहब हैं, कहा के इसराइल के डिफेंस फोर्सेस के जो स्पोक्स पर्सन हैं, इन्होंने कहा कि हमास को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमास एक आइडिया है ना कि पार्टी है। तो अब ये कहीं ना कहीं तरीके से इसराइल बैकफुट पे यहां पे आता हुआ दिख रहा है। बात समझ में आ गई? इसराइल वांटेड अ क्विक एंड डिसाइसिव विक्ट्री अगेंस्ट हमास, उसको बहुत तुरंत एकदम। ऐसा ही रशिया ने भी सोचा था यूक्रेन को लेकर के कि अभी हम हमला करेंगे, एक आध महीने में चीजें जो है संभल जाएंगी, यही इसराइल ने भी सोचा था। ठीक है, हालांकि स्टार्टिंग तो आपके हमास ने की थी, बट इसराइल ने जब कॉन्क्लूसिव वॉर अपनी लॉन्च करी थी तो उसको ये उम्मीद थी कि हमें कुछ ही टाइम में, कुछ ही महीनों में सक्सेस मिल जाएगी। इसराइल को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि ये वॉर इतनी लंबी स्ट्रेच हो जाएगी और हमको एक प्रॉपर जीत का सामना नहीं करने को मिलेगा अभी तक का। ठीक है, चलिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो दोस्तों है वो क्या है? वो है हमास के वास्ट टनल नेटवर्क्स। गाजा में हमास ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुरंगें बना रखी हैं,
जिसका वो यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, आर्म्स की सप्लाई के लिए, छुपने के लिए। आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी 2-3 साल, पिछले 4-5 साल में करंट अफेयर्स को देखा है, तो यूएसए की हार के पीछे अफगानिस्तान में भी यही रीजन था कि जो बड़े बड़े पहाड़ थे, पहाड़ की जो घाटियां थी, है ना, उसमें जो गुफाएं थी, जो केव्स थी, उसका इस्तेमाल तालिबान करता था, और यूएसए एक तरीके से प्रॉपरली टारगेट नहीं कर पाया तालिबान को इसी वजह से। और सेम मिलती जुलती चीज ही हमको यहां भी दिखाई पड़ रही है। ये जो वास्ट टनल का नेटवर्क हमास ने बना रखा है, उसकी वजह से इजराइल अभी तक एक प्रॉपर जीत को नहीं देख पाया है अभी तक। ठीक है, चलिए भाई। अच्छा, जब इसराइल ने गाजा पे हमला किया तो हिजबुल्लाह ने इसराइल पे हमला कर दिया। हिजबुल्लाह कौन है भैया? लेबनान में एक तरीके से एक आपका एक मिलिशिया है ना, जो एक तरीके से ग्रुप है आर्म्ड लोगों का, जो एक तरीके से वॉर करते हैं या फिर एक तरीके से हमला करते हैं, तो उनका एक ग्रुप है, मिलिशिया बोलते हैं उनको हम। तो ये शिया बैक्ड है, ठीक है, शिया सुन्नी दो तरीके के मुस्लिम्स होते हैं, तो शिया डोमिनेटेड ग्रुप है हिजबुल्लाह। जैसे ही इसराइल ने हमला किया हमास के ऊपर या फिर गाजा पे, हिजबुल्लाह ने जो है सदन लेबनन से नदन इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। अब अगर आप इसको मैप पे देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ये हमारा इंडिया है, इंडिया से अगर आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या, ये आपको दिख रहा है इसराइल, ठीक है, ये आपको इसराइल दिख रहा है यहाँ पे पूरा। और ये इसराइल के जस्ट ऊपर आप देखिए लेबनान है। तो ये नदन इसराइल और सदन लेबनान बॉर्डर शेयर करते हैं आपस में अपना, ठीक है। तो जैसे ही यहां से इन्होंने गाजा के ऊपर यानी कि फलस्तीन पे हमला किया, ये देखिए इस जगह पे, तो लेबनान ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद ही इसराइल ने देखिए दो तरीके की अप्रोच अपनाई थी। इसराइल ने कहा था कि हम हमास को तो टारगेट करेंगे करेंगे, लेकिन जो गाजा के समर्थन के ग्रुप्स हैं अरब वर्ल्ड में, उनको भी हम टारगेट करेंगे। तो उसने ईरान, ईरान जो आपका ये वाला देश है, ठीक है, ये ईरान है आपका, ईरान के ऑफिशियल्स के ऊपर हमला किया सीरिया में। और लेबनान के साथ उसकी वॉर चली रही है, हमास के साथ वॉर चली रही है, उल्टा उसने ईरान के सीनियर ऑफिशियल्स को भी मार गिराया। उसके बाद से लगातार ईरान ने ड्रोन और मिसाइल्स को लेकर के हमला किया, किसके ऊपर? इसराइल के ऊपर। लेकिन उसके बाद से फिर इसराइल ने कोई बहुत काउंटर अटैक नहीं किया ईरान के ऊपर, क्योंकि अभी इसराइल ये नहीं चाहता कि उसको 3 फ्रंट वॉर लड़नी पड़े एक तरीके से। लेबनान से वो एक तरीके से सॉफ्ट वॉर लड़ ही रहा है, हमास के साथ लगातार वॉर चल रही है, ईरान के साथ भी अगर बॉर्डर खुल गया लड़ाई का तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाएगा इसराइल। इस वजह से इसराइल ने अभी तक ईरान पे जो हमला किया था उसके बाद से कोई फॉलो अप हमला नहीं किया है, ये हमको देखने को मिला है। अब देखिए यहां पे वापस आते हैं हम लोग। व्हेन इसराइल अटैक्ड गाजा, हिजबुल्लाह, लेबनान्स पावरफुल ईरान बैक्ड शिया मिलिशिया launched controlled attacks from southern Lebanon to Israel's upper Galilee region on the northern border. Hezbollah's rocket attacks and shelling have displaced some 60,000 Israelis. 60,000 इसराइलीज को डिस्प्लेस कर दिया लेबनान के अटैक ने। Israel has carried out dozens of strikes in Lebanon targeting Hezbollah but has stopped short of launching an all-out war. अब हम एक तरीके से क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो एक नॉन स्टेट एक्टर है, वो कोई लेबनान की सरकार नहीं है ना, तो हम अगर लेबनान पे पूरी तरीके से हमला कर देंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाएगा। इसी वजह से इसराइल ने ऑल आउट हमला शुरू नहीं किया हिजबुल्लाह के ऊपर, हाँ अपनी मिसाइल्स वगैरह स्ट्राइक्स वगैरह की हैं। द डिस्प्लेस्ड कैन नॉट रिटर्न टू देयर होम अनलेस देयर इज अ सीज फायर। हिजबुल्लाह हैज मेड इट क्लियर दैट इट विल नॉट सीज फायर अनलेस देयर इज अ सीज फायर इन गाजा। अब समझिए आप बात को, इसराइल किस तरीके से फंसा हुआ है। पहली बात तो हमास अपने टनल्स का यूज करके बच रहा है इसराइल से। दूसरी बात, लेबनान ने हमला कर रखा है नदन इसराइल पे, 60,000 लोग वहां पे डिस्प्लेस्ड हैं इसराइल के आपके, वो लोग प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं वहां की गवर्नमेंट के ऊपर कि भैया हमको अपने घर वापस जाना है, आप इस तरीके से हमको कब तक रखोगे। उसके बाद लेबनान ने साफ कह दिया कि जब तक इसराइल हमास के ऊपर या फिर गाजा में हमला नहीं रोकेगा तब तक हम इसराइल के ऊपर नहीं रोकेंगे। तो ये एक तरीके से घेराव हो रखा है इसराइल का यहाँ पे। आगे देखिए और किस किस तरीके से हुआ है। अगला चैलेंज पोज किया है ईरान ने, वही बात जो मैंने आपको बताई। इसराइल ने कहा था कि हम दो तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, पहला हम गाजा पे तो अटैक करेंगे, दूसरा जो हमास के अलाइज हैं अक्रॉस द रीजन उन पे भी हमला करेंगे। तो हिजबुल्लाह के साथ तो मैटर चल ही रहा है इनका। उसके अलावा उन्होंने ईरान के मिलिट्री ऑफिशियल्स के ऊपर हमला कर दिया सीरिया में जाकर के, और उसके बदले में ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया। तो ये थोड़े टाइम तक चला, लेकिन फिलहाल ये शांत है मामला। अब इसी का फायदा उठाते हुए ईरान क्या कर रहा है, ईरान ने अपने एक तरीके से जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट का काम था, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था उसको रिवाइव किया है और उसको एक्सपैंड करने लग गया है, ठीक है। और ये मान के चलिए इसराइल ने हमेशा से अपने लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट माना है मिडिल ईस्ट में, उस रीजन में, वो ये माना है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो वो इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट पोज करेगा। बात समझ में आ रही है। इसी वजह से ही अब ईरान का न्यूक्लियर डेवलप करना है ऐसी परिस्थितियों में जब इसराइल ऑलरेडी उसके सीनियर ऑफिशियल्स के ऊपर हमला कर चुका है। ये इसराइल के लिए बहुत टेंशन की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए आपके एक फैक्ट लिखा हुआ है, फॉर्दो और नतानज,
ये रीजन है जहां पे ईरान का जो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज बनी हुई हैं। बात ध्यान रखिएगा, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज कहां पे बनी हुई है? फोर्दो और नतानज में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। After Iran's attack on Israel on April 14, the Jewish nation has not attacked Iranian officers in other countries. It does not want an open war with Iran, at least for now. The U.S., Israel's main ally, has made it clear that it does not want a war with Iran either. अब यहाँ पे देखिए दिक्कत यही फंसती है, यूएसए सबको जो है वॉर में ढकेलने के बाद खुद बैकआउट कर जाता है। यूक्रेन के साथ भी यही हुआ है ना, नाटो नाटो करते करते नाटू नाटू कर दिया यूक्रेन के लोगों ने। ठीक है, कहा कि आपको हम नाटो में ले लेंगे, सब लोग मिलकर रशिया पे हमला करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब वाकई में हमला हो गया यूक्रेन के ऊपर, तो ये लोग बैकआउट करके क्या कह रहे हैं, हम आपको आर्म सप्लाई करेंगे। अरे भाई मैन पावर दीजिए ना आप। रशिया की आर्मी और कहा यूक्रेन की आर्मी कितने दिन टिक पाएगी, कितने साल टिक पाएगी, है ना। लेकिन वहां पे यूएसए बैकआउट कर गया, यहाँ पे भी वही काम किया यूएसए ने। अब यूएसए इजराइल से कह रहा है कि भैया हम भी ईरान से वॉर फिलहाल नहीं चाहते हैं, तो तुम अब आगे से ईरान के ऊपर हमला मत करना। और इसी विंडो का फायदा उठा करके ईरान क्या कर रहा है, अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गई। फिर एक और प्रॉब्लम क्या है, द थर्ड प्रॉब्लम इज द सेटबैक टू द अरब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। आपको पता है कि इस पूरे रीजन में सब मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं। इजराइल को सबने कहीं ना कहीं तरीके से आइसोलेट कर रखा था, लेकिन कुछ टाइम पहले अरब कंट्रीज के साथ जैसे यूएई, सऊदी वगैरह, इजराइल की बातचीत शुरू हुई, अब्राहम अकॉर्ड वगैरह साइन हुआ कि चलो ठीक है, फिलिस्तीन का मुद्दा आपका आपस का मुद्दा है, आप देखते रहिए, हम और आप अपने रिलेशंस को सुधार लेते हैं। नहीं तो इसके पहले क्या था, अरब वर्ल्ड हमेशा कहता था कि आप फिलिस्तीन को पहले फ्री करिए फिर आपसे हम बात करेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि अरब वर्ल्ड की कंट्रीज ने इजराइल से ये कहा कि फिलिस्तीन आपका मुद्दा है, उसको देखिए, हम आपसे बातें करके अपनी चीजें नॉर्मलाइज करेंगे। और यूएई ने तो कर भी दिया। सऊदी अरेबिया से बात चल रही थी सितंबर तक, अक्टूबर में ये कांड शुरू हो गया, तो सऊदी अरेबिया से बात रुक गई। अब सऊदी अरेबिया ने कह दिया है कि जब तक आप गाजा का सोल्यूशन नहीं निकालते हो, हमारी आपकी कोई बातचीत नहीं होगी। ठीक है, तो ये तीसरी प्रॉब्लम है, जो इजराइल को एक एक्सेप्टेंस मिल रही थी मिडिल ईस्ट में, वो मिलना भी अब बंद हो गई है। उसके अलावा इजराइल ग्लोबल आइसोलेशन फेस कर रहा है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कह रखा है कि आपको गाजा में सीज फायर करना है, जिसको इजराइल ने भाई जाहिर सी बात इग्नोर कर रखा है। ठीक है, उसके बाद इजराइल के ऊपर एक जेनोसाइड का केस चल रहा है कि यहाँ पे एक मानवता की हत्या कर रहा है इजराइल। कहां पे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चल रहा है। और एक प्रोसिक्यूटर ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी जाकर के वारंट मांगा है कि हमें हमास और ये जो आपके हैं क्या क्या बोलते हैं इजराइल के जो टॉप लीडरशिप है, इनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट चाहिए, ये जहां देखें इनको अरेस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये लोग एक तरीके से ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हमास वाले भी इजराइल वाले भी। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर आइसोलेशन देखने को मिल रहा है। जो बाइडेन हालांकि बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, लेकिन वॉशिंगटन में भी यानी कि यूएस में भी इजराइल को लेकर के सेंटिमेंट्स धीरे धीरे बदल रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये कुछ स्ट्रेटेजिक चीजें जो अभी तक क्या फेस कर रहा है आपका इजराइल फेस कर रहा है। इसके अलावा जो फाइनल प्रॉब्लम इजराइल के सामने आ रही है वो यही आ रही है कि अभी तक क्या हो गया था कि फलस्तीन का मुद्दा इजराइल के बायलैटरल रिलेशन से बाहर निकल चुका था। इजराइल के जो बायलैटरल रिलेशन किसी भी कंट्री के साथ है उसमें फलस्तीन का मुद्दा आना बंद हो गया था। इजराइल की डिप्लोमेटिक जीत थी ये, लेकिन अब क्या हुआ है, इस पूरे 8 महीने की लड़ाई के बाद दोबारा से बायलैटरल रिलेशंस में फलस्तीन का जो आपका मुद्दा है वो भारी पड़ रहा है। आपके बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन ने फलस्तीन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है अभी मई 2024 में, और बहुत सारी कंट्रीज और करने वाली हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो टू स्टेट थ्योरी है कि एक फलस्तीन अलग हो, एक इजराइल अलग हो, दोनों एक दूसरे के में इंटरफेयर ना करें, उस थ्योरी को अब कहीं ना कहीं ज्यादा बल मिल रहा है। आने वाले टाइम में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे क्या चीजें टर्न आउट होती हैं। फिलहाल इजराइल को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी मैंने आपको बताया इस आर्टिकल में। यूपीएससी के जीएस2 में, कहां पे? जीएस2 में जब आईआर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, मान लीजिए इजराइल के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इजराइल हमास के ऊपर आ जाता है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं आने के, तो आपको ये सारे पॉइंट्स वहां पे लिखने हैं इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इजराइल को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। आई होप बात यहां तक क्लियर है। चलिए भाई, ये मैप आपने देख लिया, ध्यान से बसा लीजिए मैप। आप इसी साल यूपीएससी का पेपर उठा के देख लीजिए कितने क्वेश्चन आपके मैप से सॉल्व हो रहे हैं। बात समझिए आप। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन या फिर पहला क्वेश्चन आ चुका और अगली न्यूज क्या है, कंसीडर द स्टेटमेंट्स अबाउट एमपीज इलेक्टेड फ्रॉम जेल। कुछ एमपीज जेल से इलेक्ट होते हैं जैसे कि इंजीनियर राशिद खान, जैसे कि अमृतपाल सिंह। तो इनके क्या राइट्स होते हैं, इनके राइट्स को लेकर के दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। दे कैन बी अलाउड टेम्परेरी बेल फ्रॉम जेल फॉर टेकिंग पार्ट इन ओथ टेकिंग सेरेमनी। अगर इनको शपथ लेनी है एमपी बनने के बाद, अगर क्या मतलब लेनी ही होती है, तो इनको टेम्परेरी बेल जेल से अलाउ की जा सकती है। की जाएगी ही जाएगी ये नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, की जा सकती है। फिर क्या है दूसरा स्टेटमेंट, दे मस्ट बी अलाउड टेम्परेरी बेल फ्रॉम जेल फॉर वोटिंग ऑन एनुअल बजट। यानी कि जब एनुअल बजट पेश होगा देश का, तब इनको आपकी टेम्परेरी बेल मिलनी ही मिलनी चाहिए वोट देने के लिए।
कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है या फिर कौन सा इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि एनआईए ने कंसेंट दे दिया है कि जो कश्मीरी लीडर हैं, सेपरेटिस्ट लीडर एक तरीके से इंजीनियर राशिद, है ना, इनको ओथ लेने के लिए एमपी एज ए एमपी ओथ लेने के लिए टेम्परेरी बिल दी जाएगी। इस वजह से चीज न्यूज में आई है। आइए देख लेते हैं। सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, वो क्या कहता है कि कोई भी एमपी अगर 2 साल से ऊपर की सजा काट रहा है या उसको सजा हो गई है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है ना, वो एज ए एमपी तो डिस्क्वालीफाई हो ही जाएगा, उसके बाद वो आगे से भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करें, अगर 2 साल से नीचे की किसी को सजा हुई है या किसी को सजा नहीं हुई है, कोई नॉर्मली जेल में है, अभी तक सुनवाई चल रही है केस की, तो ऐसे सभी लोगों को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है जेल में बैठ करके। और ये बहुत ही ज्यादा एक शर्मनाक बात है हमारे देश के लोकतंत्र के लिए कि जो जेल में बैठे हुए नॉर्मल प्रिजनर्स हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो जेल में बैठे हुए नेता हैं उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है अगर उनको सजा नहीं हुई है तो। उसके अलावा ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए और बाकी के जो एंसिलरी फंक्शंस होते हैं एज ए एमपी, उसके लिए टेम्परेरी बिल दी जा सकती है, दी जाएगी ही जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई। राइट्स ऑफ एमपीज इफ अरेस्टेड, oath taking, jailed leaders can take oath as MPs but they must seek permission from authorities to be escorted to parliament for the ceremony। जाहिर सी बात है, after taking the oath they must inform the speaker in writing about their inability to attend house proceedings। आपको पता है कि कुछ रिक्वायरमेंट होती है ना, कि आप इतने दिन तक अगर पार्लियामेंट में नहीं आए हो तो आपको एज ए एमपी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, लेकिन आप अगर लगातार जेल में रहोगे तो आप जाहिर सी बात है नहीं आ पाओगे आपकी प्रोसीडिंग्स को अटेंड करने के लिए, तो आपको डिस्क्वालीफाई ना किया जाए इसलिए आप स्पीकर को लिख के बताते हो कि भाई साहब मालिक हम जेल में हैं, इस वजह से हम नहीं आ पाएंगे, आप हमको प्लीज डिस्क्वालीफाई मत करिएगा। स्पीकर्स रेफरल, द स्पीकर विल रेफर देयर रिक्वेस्ट टू द हाउस कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। एक कमेटी होती है पार्लियामेंट में ऑन द एब्सेंस ऑफ मेंबर्स जो कि रिकमेंड करेंगे कि भैया क्या इसमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। Conviction and disqualification, if convicted and sentenced to a minimum of 2 years in prison they will immediately lose their seat in the Lok Sabha। ये तो कॉमन सी बात है, सबको ही पता है। तो बात समझ में आ गई। यहाँ पे ये बात भी सही होती, अगर यहाँ पे कैन लिखा होता ना, यहाँ पे भी अगर कैन लिखा होता तो शायद ये बात भी सही हो जाती कि अगर वो अप्लाई करेंगे, बजट पेश हुआ है वोट देने के लिए, तो हो सकता है बेल मिल जाए उनको, बट मिलेगी मिलेगी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला सही है आपका। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है आपके दोस्तों यूरोपियन काउंसिल के बारे में, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, 3 स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। इट इज द यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशन दैट डिफाइंस इट्स जनरल पॉलिटिकल डायरेक्शन एंड प्रायोरिटीज। आपको पता है यूरोपियन यूनियन यूरोपीय देशों का एक समूह है। अब वो समूह क्या करेगा, उसके जनरल पॉलिटिकल डायरेक्शन क्या होंगे, प्रायोरिटीज क्या होंगे, ये कौन बताने का काम करता है, यूरोपियन काउंसिल। ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। इट कैन ओनली मीट 4 टाइम्स अ ईयर, वो एक साल में सिर्फ और सिर्फ 4 ही बार मिल सकते हैं, और इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। कितने स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों ये आपको बताना है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पे हाउ लिखा है कि विच लिखा है, और यहाँ पे करेक्ट लिखा है कि इनकरेक्ट लिखा है। चलिए भाई, अभी हुआ क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है किसको, HE एंटोनियो कोस्टा को। अब ये कौन है, ये नए प्रेसिडेंट बने यूरोपियन काउंसिल के। ठीक है, क्या बने, नए प्रेसिडेंट बने यूरोपियन काउंसिल के, फोटो में आपको दिख रहे हैं HE एंटोनियो कोस्टा। वनडे एग्जाम वाले भी ध्यान रखेंगे, PIB की न्यूज है ये। यूरोपियन काउंसिल के बारे में देख लेते हैं जिसके प्रेसिडेंट बने हैं। अब ये यूरोपियन यूनियन का इंस्टीट्यूशन है दैट डिफाइंस द पॉलिटिकल डायरेक्शन एंड प्रायोरिटीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ये तो मैंने आपको बताया ही था, एकदम सही बात है, पहला स्टेटमेंट था मतलब तो वो सही हुआ हो गया बिल्कुल। It was created as an informal forum in 1974 for discussion between heads of state or government of the European Union member states। 1974 में, यानी कि यूरोपियन यूनियन बनने से पहले ही जो है आपका इसको बना दिया गया था इनफॉर्मली। बट इसका मकसद क्या था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या फिर स्टेट के जो हेड हैं या गवर्नमेंट्स के जो हेड हैं वो लोग आपस में अपना डिस्कशन वगैरह कर सके इस फोरम का यूज करके। ठीक है, फिर आती है आपकी ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट आती है जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन बना है। उसने क्या किया, यूरोपियन काउंसिल को एक फॉर्मल स्टेटस दे दिया और ये काम दे दिया कि आप यूरोपियन यूनियन के लिए जनरल पॉलिटिकल गाइडलाइंस लेकर के आओगे। ठीक है, मेंबर्स की बात करें तो जो 27 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन की जो 27 कंट्रीज हैं, उनके हेड ऑफ द स्टेट यानी कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या जो भी हैं वहां पे, वो इसके मेंबर होंगे। बात क्लियर हो गई। द यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, ये लोग भी इसके मेंबर होंगे। 4 टाइम, जनरली ये लोग 4 टाइम मिलते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो कभी अर्जेंट इश्यूज आए तो एडिशनल मीटिंग भी करवा सकता है। ठीक है, 4 टाइम है तो प्रोविजन 4 ही टाइम मिलने का, लेकिन उसके अलावा भी मीटिंग हो सकती है अर्जेंट बेसिस पे। इट जनरली डिसाइड्स इश्यूज बाय कंसेंसस बट बाय यूनैनिमिटी और क्वालिफाइड मेजॉरिटी इन सम केसेस। ओनली द हेड ऑफ द स्टेट्स
गवर्नमेंट कैन वोट, ठीक है। अब यहाँ पे कंसेंसस और यूनानिमिटी दो वर्ड दिए हुए हैं। अब जिसको इसका डिफरेंस पता है उसके लिए तो वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है मैं आपको आसान भाषा में बता दे रहा हूँ। कंसेंसस का मतलब होता है कि किसी ने भी डिसएग्री नहीं किया है ना। और यूनानिमिटी का मतलब होता है कि सबने एग्री किया है। कंसेंसस और यूनानिमिटी में बस इतना सा डिफरेंस है। कंसेंसस में प्रॉपर वोटिंग नहीं होती, बस जनरली पूछा जाता है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहते हैं चलो ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब उनको कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। पर वो जरूरी नहीं कि आपकी बात को लेकर के बहुत ज्यादा श्योर हो, बट हाँ आपकी बात के अगेंस्ट में उनके पास कोई बात नहीं है तो फिलहाल के लिए वो आपकी बात मान ले रहे हैं, ये कंसेंसस होता है। यूनानिमिटी में क्या होता है कि सब लोग आपकी बात से एग्री कर रहे हैं कि हाँ हाँ तुम जो कह रहे हो, तुमने जो प्रस्ताव रखा है एकदम ठीक है, वो यूनानिमिटी होती है। यहाँ पे प्रॉपर वोटिंग होती है। बात समझ में आ गई? चलिए भाई, फंक्शंस की बात करें तो वही सारे फंक्शन की जो ओवरऑल यूरोपियन यूनियन को डायरेक्शन देना, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज सेट करना, लेकिन ये लॉ नहीं पास करता है, ठीक है। ये लॉ नहीं पास करता है, वो काम यूरोपियन पार्लियामेंट का है। बात समझिए आप, ये लॉ पास नहीं करता, ये सिर्फ प्रायोरिटीज बताता है, डायरेक्शन देता है। इट डील्स विद द कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इश्यूज वगैरह वगैरह, कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना, और आपके बहुत सारे हाई प्रोफाइल यूरोपियन यूनियन के रोल्स होते हैं, उनके लिए लोगों को अपॉइंट करना, ये सब इसका काम है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ही सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है। लंदन यूके ने, ब्रुसेल्स बेल्जियम है। कितने सही है पूछा था तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे अगली न्यूज के ऊपर। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, खास तौर से यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, ठीक है। आइलैंड से, स्पीशीज से, कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से यूपीएससी को अतिरिक्त प्रेम है, एक्स्ट्रा मोहब्बत है, ठीक है। उन्हीं में से एक टॉपिक ये भी है, और खास तौर से जो साउथ चाइना सी या फिर पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स हैं उनको लेकर के। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मिनामी तोरिशिमा आइलैंड। मिनामी तोरिशिमा आइलैंड के बारे में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। मिनामी तोरिशिमा आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज द मार्कस आइलैंड, इनको मार्कस आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। इट इज एन आइसोलेटेड चाइनीज कोरल एटॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो दो स्टेटमेंट ने बताना है कौन सा सही है। अभी हुआ क्या, जापान को मिले हैं बहुत सारे मिनरल्स, कहां पे? एक पैसिफिक रिमोट आइलैंड में, है ना, रिमोट पैसिफिक आइलैंड में। और वो मिनरल्स किस पर्पस के लिए हैं? जो उसका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर के काम करना है उसे, उसको लेकर के एक बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पे मिनरल्स की डिस्कवरी हुई है। तो भैया यहां से ये तो पता चल गया कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ये चाइनीज कोरल एटोल नहीं है, ये जापानीज कोरल एटोल है ना, यानी कि जापानीज आइलैंड है ये। अब यानी कि दूसरा गलत हो गया, तो हमें देखना है पहला क्या है, पहला सही है या नहीं है। तो चलिए भाई आगे देखते हैं। पहले आप मैप देख लीजिए, ये आपका चाइना है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ कोरिया है, ये आपका साउथ कोरिया, ये आपका ईस्ट चाइना सी है, ये आपका यूपीएससी का फेवरेट सेंकाकू आइलैंड्स है, ठीक है। फिर ये आपका ताइवान पड़ता है, ये जापान है, टोक्यो, ये पैसिफिक ओशन, और ये रहा आपका मिनामी तोरिशिमा आइलैंड, ठीक है। जापान से थोड़ा सा दूरी पे है, बट ये है पर्टिकुलरली जापान का ही। बात समझिए आप, ठीक है। और ये इसका शेप है एकदम इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का, बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है फोटो से। और देखिए आप चारों तरफ जो समुंदर होता है, छोटा सा, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा लैंड एरिया उसके बीच में हो, तो कैसा लगता है, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं इसके बारे में। रिसर्चर्स रिसेंटली फाउंड अ मदर लोड ऑफ अराउंड 230 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ मिनरल्स क्रूशियल टू मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कार बैटरीज ऑन द सीबेड ऑफ मिनामी तोरिशिमा आइलैंड। 230 मिलियन मेट्रिक टन मिनरल मिला है हमको, ठीक है। अब इसको मार्कस आइलैंड के नाम से ही जानते हैं। आइसोलेटेड जापानीज कोरल एटोल है, ये टोक्यो से 1950 किलोमीटर दूर है। ये जापान को बिलोंग करता है, ओनली जापानीज टेरिटरी ऑन द पैसिफिक प्लेट है ये, पास द जापान ट्रेंच। द शेप ऑफ द आइलैंड इज इक्वल टू द इक्विलेटरल ट्राइंगल। इट इज फाउंड बाय रेज्ड कोरल लीफ व्हिच इज अबाउट 2 किलोमीटर ऑन ईस्ट साइड एंड 6 किलोमीटर अराउंड। अब ये देखिए 2 किलोमीटर, ये मतलब बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, वहां पे 230 मिलियन मेट्रिक टन आपको मिनरल मिल जा रहा है, मतलब काफी कमाल की बात है। हालांकि सीबेट में मिला है, ऐसा नहीं है कि जो है इस आइलैंड पे मिला है और इसके पास मिला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई बाकी इसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है सर, ये एक बार खुद से भी पढ़ सकते हो। 25.6 डिग्री का यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर रहता है। आपका जो यहाँ पे आपका वो क्लाइमेट है वो आपका ओशियनिक क्लाइमेट है। क्या है? ओशियनिक क्लाइमेट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भैया क्वेश्चन पे अगर अपने हम आए तो पहला स्टेटमेंट सही है, मार्कस आइलैंड के नाम से हम जानते हैं मिनामी तोरिशिमा आइलैंड को, बट ये चाइनीज नहीं, ये जापानीज आइलैंड है, तो ओनली वन इज करेक्ट। चलिए भाई अगले न्यूज पे बढ़ेंगे। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, ठीक है। आइए देखते हैं। दामिने कोह इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द ट्राइब्स ऑफ इंडिया। दामिने को इनमें से किस ट्राइब के साथ एसोसिएटेड है, ये आपको बताना है। अब ये है क्या, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको 4 ट्राइब के नाम दिए हुए, गोंड, थारू, तोडी, संथल, इनमें से किसके साथ जुड़ा हुआ दामिने कोह, ठीक है। आइए देखते हैं।
अब आंसर तो आपको यही मिल जाएगा इसी स्लाइड पे, है ना। लेकिन दामिने को होता क्या, मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हूल दिवस था, हूल दिवस का तो ये भी अभी आगे देखेंगे। पीएम मोदी ने ट्रिब्यूट पे किया ट्राइबल लीडर्स को, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव एंड फूलो जानो। ठीक है, ये लोग संथल लीडर्स हैं। 169th एनिवर्सरी मनाई गई है हूल की। संथल हूल यानी कि संथल रिबेलियन, जो संथल रिबेलियन है उसी को हम, रिबेलियन का वर्ड होता है हूल बेसिकली इन लोग की भाषा में। तो हूल दिवस यानी कि रिबेलियन दिवस मनाते हैं हम यहाँ पे, बात समझिए आप। ठीक है, आइए देखते हैं। तो उसका आंसर तो आपको मिल ही गया ना कि संथल के बारे में न्यूज है, तो संथल ही आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। बताइए डामिनो को होता क्या, ये देखेंगे अभी। पहले आप संथल कम्युनिटी के बारे में कुछ चीजें देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के हिसाब से, स्टेट पीसीएस के हिसाब से, एसएससी के एग्जाम के हिसाब से। संथल्स आर द थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी इन इंडिया आफ्टर गोंड एंड भील। गोंड और भील के बाद तीसरी सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी है इंडिया की, कौन सी, संथल। इनका कंसंट्रेशन दोस्तों कहां पे है, बिहार में है, झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में। लैंग्वेज इनकी क्या है, संथली लैंग्वेज है। संथली लैंग्वेज जो एक डायलेक्ट है किसकी, खेरवाड़ी की। खेरवाड़ी क्या है, एक मुंडा ऑस्ट्रियो एशियाटिक लैंग्वेज है ना, एक मुंडा लैंग्वेज को हम ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। संथली रिटन इन ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। संथली रिटन इन ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 8वां शेड्यूल है उसमें हमारे संविधान बनने के टाइम पे 14 भाषाएं थी। आज की डेट में 8 भाषाएं और ऐड करके 22 भाषाएं हो गई हैं। इन्हीं में से एक संथली भाषा भी है। संथली भाषा आपकी बहुत सारी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, लेकिन जो ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट वाली संथली है उसको इंक्लूड किया गया संविधान के 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में। बात समझ में आई। द संथल्स वर नोमैडिक स्टॉक बिफोर दे चोज टू सेटल ऑन द छोटा नागपुर प्लेटू। पहले ये लोग नोमैडिक हुआ करते थे, बाद में लोग छोटा नागपुर प्लेटू में सेटल हो गए। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी दे हैड कंसंट्रेटेड इन द संथल परगनास ऑफ झारखंड। फ्रॉम देयर दे माइग्रेटेड टू उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये सारी चीजें आप देख लीजिए। ये नेचर वर्शिपर्स होते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स जिनको जाहिर के नाम से जानते हैं, है ना। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, सेक्रेड ग्रुप्स जिनको जाहिर के नाम से जानते हैं उसकी ये पूजा करते हैं। वहां पे अपनी ओबीसियंस अपना मत्था टेकते हैं वहां पे, कहां पे, जाहिर पे। जाहिर मतलब सेक्रेड ग्रुप्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देयर ट्रेडिशनल ड्रेस इंक्लूड्स धोती एंड गमछा फॉर मेन एंड शॉर्ट चेक साड़ी यूजुअली ब्लू और ग्रीन फॉर women who generally put on tattoos. Various forms of marriage are accepted in Santhali society, including elopement, widow remarriage, फिर आपका फोर्स्ड रेयर, मतलब फोर्स्ड मैरिज जो आपकी रेयर तरीके की शादी है, लेविरेट, एंड वन इज एंड द वन इन विच अ मैन इज मेड टू मैरी द वुमेन ही हैज इम्प्रेग्नेटेड। ठीक है, तो कई तरीके की शादियां होती हैं, ये भी आप देख सकते हैं। मैं आपको ये सब चीजें ऑलरेडी बता चुका जुंग करंट अफेयर्स में, ये एक तरीके से रिवीजन हो रहा है आपका। डाइवोर्स यहाँ पे एक टैबू सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि अगर आपको डाइवोर्स चाहिए, आपकी नहीं बन रही है, तो आपको समाज ऑस्ट्रोसाइजेशन की नजर से नहीं देखेगा, आपको नॉर्मली ही देखा जाएगा, और कपल में से कोई भी, मेन या विमेन में से कोई भी डाइवोर्स के लिए अप्रोच कर सकता है। मोस्ट संथल्स आर एग्रीकल्चरलिस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर फार्मलैंड्स और फॉरेस्ट। सीजनल फॉरेस्ट कलेक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ देयर सब्सिडरी इनकम। डांस जिसको एनएच बोलते हैं, म्यूजिक जिसको सेरेंग बोलते हैं, ये इंटीग्रल पार्ट है संथल लाइफ के। तो ये जो एनएच और सेरेंग टर्म है ना, ये टर्म भी ध्यान रखना आपको, किसका मतलब क्या होता है। एनएच मतलब डांस और सेरेंग मतलब म्यूजिक। देयर होम्स कॉल्ड ओल्हा हैव अ पर्टिकुलर 3 कलर पैटर्न ऑन द आउटर वॉल्स। इनके घर को हम क्या बोलते हैं, ओल्हा बोलते हैं। उसमें 3 कलर का पैटर्न होता है बाहर की दीवारों पे। The bottom portion is painted with black soil, the middle with white and the upper with the red। तो घर जो होता है वो नीचे वो ब्लैक सॉइल से पेंट किया जाता है, मिडिल पोर्शन व्हाइट से और अपर पोर्शन रेड कलर से पेंट किया जाता है। इनके घरों को हम ओल्हा बोलते हैं। ये सब टर्म ध्यान रखिएगा, जाहिर टर्म, ठीक है, फिर आपका एनएच, फिर आपका सेरेंग, ये सारे टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम संथल रिबेलियन के बारे में। ठीक है, संथल रिबेलियन 1855 से 56 के बीच में हुआ था, यानी कि जो 57 की क्रांति थी उसके जस्ट पहले आपका संथल रिबेलियन हुआ था। इसी को हम हूल दिवस, मतलब इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम हूल दिवस मनाते हैं आपका। अब ये संथल रिबेलियन हुआ क्या था, हुआ क्यों था, पहले हम ये देख लेते हैं। दिस वॉज इंडिया फर्स्ट मेजर अपराइजिंग फ्यूल्ड बाय द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द परमानेंट लैंड सेटलमेंट इन द 1793। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम के एक भाई साहब थे, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जो जमींदार, जो लोग थे, गांव के किसान थे, पेजेंट्स थे, उन सब की जमीनें लेकर के जमींदारों को दे दी गई, क्योंकि भाई अंग्रेजों को टैक्स चाहिए था। अब मान लीजिए 1 किसान, 2 किसान, 4 किसान, 10 किसान, 50 किसान है एक गांव में, ठीक है, ऐसे 50 गांव हैं, तो अगर अंग्रेज ऐसे सब किसानों से टैक्स लेने लग गए तो उनके लिए काफी दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने हर एक गांव में एक लैंड लॉर्ड अपना बना दिया। ठीक है, जो ज्यादा जमीन वाला इंसान था उससे कहा कि तुम लैंड लॉर्ड हो, तुम जमींदार हो, और आज से हम कानून पास करके बता रहे हैं कि इस गांव के हर एक किसान की जमीन तुम्हारे पास है।
ठीक है, यानी कि इन सारे किसानों की जमीनें जो है वो इस एक इंसान लैंडलॉर्ड के पास चली गई। अब ये ऑफिशियल लैंड होल्डर हो गया उनकी जमीन का, और जो किसान थे वो खुद की जमीन पर टेनेंट हो गए, यानी कि किराएदार हो गए। वो खेती अभी भी करेंगे उसी जमीन पे, बट अब उस पे वो क्या पैदा करेंगे, कितना पैदा करेंगे, किसके पास जाएगा, इस पे उनका कोई भी कंट्रोल नहीं रहा। इस पे कंट्रोल आ गया आपका अंग्रेजों का वाया लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो ये आपका परमानेंट सेटलमेंट था। इसको लेकर के बहुत ज्यादा आक्रोश था संथल्स के बीच में, जिस वजह से उन्होंने ये रिवोल्ट आपका किया। बात क्लियर हुई? ठीक है, चलिए देखते हैं। इन दिस प्रोसेस संथल लॉस्ट कंट्रोल ओवर द लैंड एंड देयर ओल्ड ट्राइबल सिस्टम एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स दैट हैड कंटिन्यूड फॉर जनरेशंस केम टू एन एंड। अब इन सब चीजों की वजह से इनका जो पुराना ट्राइबल सिस्टम था वो खत्म हो गया, इनकी लैंड चली गई, दिक्कत में बहुत सारे आ गए। अब क्या हुआ, इनको खुश करने के लिए क्या हुआ, संथल्स वर द ट्राइबल पीपल्स इनहेबिटिंग द फॉरेस्ट ऑफ राजमहल हिल्स। ये लोग राजमहल हिल्स वाला जो एरिया है आपका, वहां पे रहते थे। 1832 के आसपास आते आते जब 30-40 साल देखा कि लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दामिने को दे दिया, है ना। दामिने को एक तरीके से अलग लैंड डिमार्केट कर दी राजमहल हिल्स में, और कह दिया कि भैया ये संथल्स की है, संथल वहां जाकर के सेटल हो, और हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि कोई भी इंटरफेरेंस उनकी लैंड में आके नहीं करेंगे। बात क्लियर हुई? तो दामिने को का मतलब क्या है, वो लैंड जो राजमहल हिल्स में अंग्रेजों ने संथल्स के लिए एलोकेट की थी कि आप वहां जाके रहिए विदाउट एनी फियर ऑफ इंटरफेरेंस। But with the changing times and the rising demand of the Britishers, the rent to the Santhals raised to an exorbitant rate। अब जमीन ऐसे नहीं दी थी, जमीन पे किराया लेते थे ये लोग, ठीक है, और वो किराया लगातार बढ़ाते चले गए। तो जब सारे तरीके से जो संथल्स नाराज हुए, तब उन्होंने 1855 के आसपास जा करके साहेबगंज जो आपका जिला पड़ता है आज की डेट में, वहां पे एक भोगना डी करके जगह थी, वहां पे संथल हुल की शुरुआत करी। किसने? सिद्धो और कान्हू ने, है ना। सिद्धो और कान्हू मुर्मू इनके सरनेम्स थे, इन लोगों ने शुरू करी। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे असेंबल हुए और अंग्रेजों के खिलाफ अपने आप को एक तरीके से लड़ाईबद्ध किया यहाँ पे आकर के। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे नेता वगैरह थे जिनका हम यहाँ पे दिन मनाते हैं, जैसे कि अल्टीमेटली द संथल्स वर ट्रैप्ड इन सिचुएशन वगैरह वगैरह हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आप जो है नाम देख लीजिए, प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो और झानू, वही जिनको नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे क्या किया है, एक तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करी है, वही सब लोग इसके मेन लीडर्स थे। ये बात क्लियर हो गई आपको? चलिए भाई, दामिने को किससे जुड़ा है, संथल से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विद रेफरेंस टू द ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च्ड बाय एमओएसपीआई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब एमओएसपीआई ने ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया। सांख्यिकी मतलब आपका जाहिर सी बात है आपका डेटा, आपका मैथमेटिक्स, एनालिसिस, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ। इसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। मैक्रो इंडिकेटर्स मॉड्यूल ऑफर्स द मेजर डेटा असेट्स ऑफ द मिनिस्ट्री एट वन प्लेस फॉर द ईज ऑफ एक्सेस। कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब ऊपर से चला गया होगा, अभी सब मैं सब सारा कुछ समझाऊंगा आपको। डेटा कैटलॉग मॉड्यूल ऑफर्स टाइम सीरीज डेटा ऑफ की मैक्रो indicators with the features for filtering and visualizing data enabling ease of access for the users। कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। पहले आपका पीआईबी की न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन यानी कि एमओएसपीआई ने लॉन्च किया है ई सांख्यिकी पोर्टल, ताकि यूजर का एक्सपीरियंस एनहेंस हो सके और ईज ऑफ डेटा एक्सेस हो सके। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो है ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब देखिए, गवर्नमेंट चलती है डेटा पे, और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, आपके जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो सब चलते हैं डेटा पे। आपका नीति आयोग चलता है डेटा पे। आपकी पब्लिक को बहुत सारा डेटा चाहिए होता है रिसर्च पर्पस करने के लिए, अपने आगे के प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए। आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रिसर्च पे काम करते हैं, आपका रिसर्च पे चलते हैं। तो कहीं ना कहीं रिसर्च की और रिसर्च से आने वाले डेटा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब सरकार के पास बहुत सारा डेटा होता है, सरकार तरह तरह से डेटा को कलेक्ट करती है, उसका इंप्लीमेंटेशन, उसको एनालाइज करती है, उसके बेसिस पे पॉलिसी बनाती है, फिर पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है। यानी कि गवर्नमेंट इज द कस्टोडियन ऑफ अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, अब वो डेटा और भी स्टेक होल्डर्स है जिनके काम आ सकता है, जैसे कि आपकी गवर्नमेंट के तो आ ही रहा है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, नीति आयोग, पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक, आम जनता, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वगैरह वगैरह। तो अब ये लोग उस डेटा को कैसे एक्सेस कर पाए, इसी के लिए ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च कर दिया गया कि सारा का सारा डेटा भैया यहीं रहेगा, जिसको आके यूज करना है वो आके यूज करें। एनजीओ वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, एनजीओ को भी चाहिए रहता है डेटा। चलिए भाई, तो यहाँ पे जो आपका ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया गया है, जनता को आराम से, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर एनहेंस्ड यूजर एक्सपीरियंस एंड ईज ऑफ डेटा एक्सेस।
अगर आपको डेटा चाहिए तो आपको बार बार मंत्रालय के पास आके चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ेगी कि हमको ये डेटा दे दीजिए, आप इस पोर्टल को खोलिए, यहाँ पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा। अब इसी के लिए यहाँ पे दो आपके क्या किए गए, दो अलग अलग मॉड्यूल बनाए गए हैं इस पोर्टल के अंदर। एक है आपका डेटा कैटलॉग मॉड्यूल और एक है आपका मैक्रो इंडिकेटर्स मॉड्यूल। आप इसको पढ़ खुद से लोगे, मैं आपको आसान भाषा में एक लाइन में बता दे रहा हूँ कि ये है क्या। डेटा कैटलॉग मॉड्यूल का मतलब, कैटलॉग क्या होते हैं, जब भी आपको वैरायटी ऑफ चीजें दिखाई जाती है कि भैया देखिए ये इस टाइप की चीज है, ये इस टाइप की चीज है, ये इतने की आती है उतने की आती है, वो कैटलॉग होती है बेसिकली। तो सारा डेटा एक जगह जब कंपाइल किया जाएगा तो उसके तरीके से टेबल के फॉर्म में डाउनलोडेबल वर्जन उसका जो दिया जाएगा कैटलॉग के फॉर्म में। आपको जो डेटा एक्सेस करना है उस पर आप क्लिक करके उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैक्रो इंडिकेटर्स मॉड्यूल में क्या होगा, आपका टाइम सीरीज डेटा होगा। टाइम सीरीज यानी कि भैया पिछले साल सीपीआई कितना था, उसके पहले सीपीआई कितना था, उसके पहले सीपीआई कितना था, आज सीपीआई कितना है, पूरा ग्राफ के फॉर्म में होगा कि सीपीआई का ट्रेंड क्या रहा है, टाइम सीरीज डेटा। आपकी नेशनल इनकम का ट्रेंड क्या रहा है, आपका पर कैपिटा इनकम का ट्रेंड क्या रहा है। इस तरीके से चीजें जो आपके मैक्रो इंडिकेटर्स मॉड्यूल में होंगी, और डेटा कैटलॉग में आपका सारा डेटा एक जगह रखा होगा एट वन प्लेस फॉर द ईज ऑफ एक्सेस। इट अलाउज यूजर्स टू सर्च विद इन द डेटा सेट्स इंक्लूडिंग टेबल्स, डाउनलोड डेटा ऑफ इंटरेस्ट टू इंक्रीज इट्स यूज एंड रीयूजेबिलिटी। यहाँ पे क्या, दिस मॉड्यूल ऑफर सीरीज डेटा ऑफ की मैक्रो इंडिकेटर्स विद फीचर्स फॉर फिल्टरिंग एंड विजुअलाइजिंग डेटा एनेबलिंग ईज ऑफ एक्सेस फॉर द यूजर्स। तो अब अगर क्वेश्चन पे अगर हम आए तो इसको इन्होंने क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया स्टेटमेंट को। मैक्रो इंडिकेटर मॉड्यूल ऑफर्स द टाइम सीरीज डेटा ऑफ की मैक्रो इंडिकेटर्स विद फीचर्स फॉर फिल्टरिंग वगैरह वगैरह। डेटा कैटलॉग मॉड्यूल ऑफर्स द मेजर डेटा असेट्स ऑफ द मिनिस्ट्री एट वन प्लेस फॉर द यूज ऑफ एक्सेस। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको ये न्यूज आना जरूरी नहीं है। आप अगर ध्यान से देखो ना, कैटलॉग का मतलब अगर आपको पता है तो देखिए एट वन प्लेस ईज ऑफ एक्सेस, कैटलॉग ही हुआ ना, यहाँ पे मैक्रो आ रहा है, यहाँ पे मैक्रो आ रहा है, सिंपल, दोनों इनकरेक्ट है, इंटरचेंज है दोनों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगली न्यूज की तरफ। स्नो ब्लाइंड, स्नो ब्लाइंड रिसेंटली इन न्यूज रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछने की उसको बहुत आदत है। ऑप्शंस क्या क्या है, मिलिट्री एप्लीकेशन डिवाइस, अ फीचर इंस्टॉल्ड इन द न्यू ईवीज, मेलवेयर, मिलिट्री एक्सरसाइज। अब ऑप्शंस ऐसे हैं कि आप भ्रमित हो जाओगे, अगर आपको पता नहीं है तो भ्रमित हो जाओगे, लेकिन इसका आंसर दोस्तों क्या है, एक मेलवेयर है ये, ठीक है। स्नो ब्लाइंड मेलवेयर यूजेस एन एंड्रॉइड सिक्योरिटी फीचर टू बाईपास सिक्योरिटी, ठीक है। ये एक एंड्रॉइड का मेलवेयर है जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में आया है, ठीक है। अभी क्या करता है, जो एंड्रॉइड का सिक्योरिटी फीचर होता है उसी को यूज करता है और उसी को बाईपास करता है और कहीं ना कहीं फोन को एक्सेस कर लेता है। दिस malware exploits are inbuilt security feature to bypass anti-tamper protection in apps handling sensitive information। जो ऐप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं उनको ही एक्सेस करता है जाकर के। इट वर्क्स बाय रीपैकिंग एन ऐप सो इट इज अनेबल टू डिटेक्ट द यूज ऑफ एक्सेसिबिलिटी फीचर्स दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड गेट रिमोट एक्सेस टू द ऐप। अब भैया जो उसका एक तरीके से एक ऐप को रीपैकिंग कर देता है ये, ताकि ऐप जो है डिटेक्ट ना कर पाए कि कौन इसको यूज कर रहा है, कहां से यूज कर रहा है, ठीक है। इट एक्सप्लॉइट्स अ फीचर कॉल्ड सेकॉम्प which stands for secure computing। seccomp है ना, seccomp का मतलब क्या होता है, secure computing। it is the part of the underlying Linux kernel and the Android operating system and is used to check applications for signs of tampering। मतलब बेसिकली आपका सेकॉम क्या होता है, सिक्योर कंप्यूटिंग एक तरीके का एक फीचर होता है जो एप्स को चेक करता रहता है लगातार कि इसकी वजह टैंपरिंग तो नहीं हो रही है। तो ये इसी को क्या करता है, द सिक्योरिटी फर्म डिस्कवर्ड दैट स्नोब्लाइंड इंजेक्ट्स अ पीस ऑफ कोड। ये इसी सेकॉम्प में कोड डाल देता है दैट लोड्स बिफोर सेकॉम्प इनिशियलाइजेस द एंटी टैंपरिंग मेजर्स। और ये कोड क्या करता है, ये एक ऐसा एक पिक्चर बना देता है कि जब सेकॉम्प आपका शुरू होगा, मतलब कोई भी ऐप खोलोगे तो पहले ऐप खुलेगा, उसके बाद सेकॉम खुलेगा, तो सेकॉम खुलने के पहले और ऐप खुलने के बाद बीच में एक ऐसा कोड आ जाता है जो सेकॉम को ये बताता रहता है कि भैया सब कुछ ठीक है, लेकिन पीछे उसके सब कुछ ठीक नहीं होता है, वो ऐप आपका कॉम्प्रोमाइज हो चुका होता है, लोग कहीं दूर से बैठ के उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसके पीछे की पूरी वर्किंग, हालांकि सब वर्किंग नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि आपका स्नो ब्लाइंड में है क्या, स्नो ब्लाइंड, ठीक है, या फिर आपका सेक कॉम्प क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, this system of human body is impacted by the amoebic meningoencephalitis amoebic एक हो रही है, इससे इंसान की कौन सी बॉडी का पार्ट इफेक्ट होता है, कौन सा सिस्टम इंपैक्ट होता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, या फिर कोई भी नहीं। तो बेसिकली अभी इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था, द हिंदू में भी आया था कि केरला हेल्थ डिपार्टमेंट ऑन टोज एज एमीबिक मेनिंजाइटिस डेथ्स स्पार्क फियर। अब होता क्या है, बेसिकली ये एक रेयर और यूजुअली फैटल, मतलब अगर हो गया तो ज्यादातर केस में मृत्यु हुई होती है, ठीक है। इन्फेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, उसको इंपैक्ट कर देता है। अब ये कैसे होता है, फ्री लिविंग एमीबा
जो मतलब एक तरीके से जिसको हम नेगेलिरिया फॉलेरी बोलते हैं, नेगेलिरिया फॉलेरी बोलते हैं, उसकी वजह से आपका होता है। ये नेगेलिया फॉलेरी क्या आपका एक एमीबा है, ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या करता है, जो शैलो सरफेस वाटर होते हैं, ठीक है, एंड इनकरेक्टली मेंटेन स्विमिंग पूल्स, हॉट टब्स एंड स्पास, पर्टिकुलरली इन वार्म क्लाइमेट्स। वार्म क्लाइमेट में जो आपके सरफेस शैलो सरफेस वाटर होता है, या फिर आपके गलत तरीके से मेंटेन किए गए स्विमिंग पूल होते हैं, हॉट टब्स होते हैं, स्पास होते हैं, उनमें ये एग्जिस्ट करता है। द एमीबास कैन एंटर द ब्रेन थ्रू द नोज व्हेन पीपल स्विम इन द कंटेमिनेटेड वार्म फ्रेश वाटर। जब इंसान उसमें तैरता है तो नाक के जरिए ये एमीबा उसके अंदर चला जाता है, और जाने के बाद क्या होता है, आपके हेड एक तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट कर देता है। शुरुआत में आपका फीवर आएगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगी, सेंसिटिविटी टू लाइट होगी, टिपिकली अपीयर विद इन 5 days ऑफ द इन्फेक्शन एंड प्रोग्रेस रैपिडली। 5 दिन के अंदर सिम्टम आते हैं और बहुत तेजी से फिर ये सिम्टम्स आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इन द लेटर स्टेजेस वन कैन सफर फ्रॉम अ स्टिफ नेक, सीजर्स, हेलुसिनेशंस एंड इवन कोमा। कोई भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है इसका। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। अब ये डिफरेंट आपका किससे, ग्रेनुलोमैटस एमीबिक इंसेफेलाइटिस से। ये ग्रेनुलोमैटस एमीबिक इंसेफेलाइटिस अलग होता है, एमीबिक मेनिंजियोएंसेफेलाइटिस अलग होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, यूपीएससी आपको बोल देगा कि दीज आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ये दूसरा अमीबा से होता है। चलिए भाई, उस अमीबा का नाम क्या है आपका, एक्यांथामीबा, या फिर आपका बलामुथिया मैंड्रियालिस, जो भी आप इसका नाम बोल लें। ये इस वाले अमीबा से आपका क्या होता है, ये आपका ग्रेनुलोमैटस एमीबिक इंसेफेलाइटिस होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, नर्वस सिस्टम इसका आंसर होगा। अगली न्यूज क्या, अगली न्यूज आपकी प्रोजेक्ट 76 के बारे में। अभी तक आप प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75 आई सुनते आए होंगे। अब आ रहा है आपका प्रोजेक्ट 76। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, अंडर दिस इंडियन नेवी इज प्लानिंग टू कोलैबोरेट विद इजराइल। हम इजराइल के साथ मिल करके प्रोजेक्ट 76 लॉन्च करने वाले हैं। 12 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने की बात की जा रही है इसमें। These submarines are to be based on air independent propulsion। ठीक है, अब आपको बताना है कौन कौन से सही है इसमें स्टेटमेंट। डीआरडीओ ने प्रिलिमिनरी स्टडी करना शुरू किया है। मतलब अभी बहुत ही अर्ली स्टेज पे प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा नहीं कि शुरू हो गया है, लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है अपने हिसाब से। तो चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम में, बार बार आपको न्यूज में देखने को मिलेगा। फिलहाल हम ब्रीफली समझ लेते हैं होता क्या है, प्रोजेक्ट 75 है क्या। प्रोजेक्ट 75 द वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ऑफ द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का एक वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है जो कि काम कर रहा है कंट्री का पहला इंडिजीनियस कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने के लिए। यहीं पे आपके दोस्तों 2 स्टेटमेंट गलत हो गए। ठीक है, पहली बात, जहां पे वर्ड इंडिजीनियस आ गया वहां पे इजराइल कैंसिल हो जाएगा, और जहां पे डीजल पावर सबमरीन आ गया वहां पे आपका ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो जब पहला और दूसरा गलत है तो एक ही ऑप्शन बचता है, ओनली 3, यानी कि ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। बात क्लियर हुई आपकी। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। इसमें 12 सबमरीन तो बनेंगी, लेकिन वो आपकी डीजल पावर्ड होंगी, और ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन पे बेस्ड होगा। अब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन का मतलब क्या होता है, पहली बात तो प्रोपल्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने की जो शक्ति होती है उसको हम प्रोपल्शन सिस्टम बोलते हैं एक तरीके से। अब सबमरीन आगे कैसे बढ़ेगी, ये प्रोपल्शन पे डिपेंड करता है कि कैसे उसको जो शक्ति मिलेगी। अब ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन का मतलब क्या है, आपने जनरली देखा होगा जो सबमरीन्स होती हैं वो समुद्र के नीचे चलती है, पानी के नीचे चलती है, लेकिन बीच बीच में उनको ऊपर आना पड़ता है सांस लेने के लिए बेसिकली, है ना, ऑक्सीजन के लिए, बेसिकली अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। लेकिन जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम पे बेस्ड सबमरीन्स होती हैं वो लगातार लगातार सबमर्ज होकर के समुद्र के नीचे चल सकती हैं और उनको ऊपर आने की जरूरत नहीं होती है, वो एयर इंडिपेंडेंट होती हैं। इसका एम क्या है कि जो सिंधु घोष किलो क्लास की सबमरीन्स हैं उनको सक्सीड करे, है ना, कौन, आपकी ये प्रोजेक्ट 76 वाली सबमरीन्स। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड टू फीचर सम ऑफ द मोस्ट एडवांस फीचर्स सच एज इंडिजीनियस वेपन कंट्रोल सिस्टम। हमारा वेपन कंट्रोल सिस्टम भी इंडिजीनियस होगा, लिथियम इयन की बैटरीज होगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, पहला प्रोटोटाइप इसका सुनने में आ रहा है 2028 तक आपका आ जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अब एक छोटी सी न्यूज है, आरबीआई एशियान ने क्या किया है, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं इंस्टेंट रिपेल पेमेंट्स के लिए। जैसे आपका यूपीआई वगैरह हमारे यहाँ चलता है ना, तो इंडिया की तरफ से आरबीआई और एशियान दोनों मिलकर आपस में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि भैया इंडिया से अगर कोई एशियन कंट्री में जाए तो उसको इंस्टेंट रिपेल पेमेंट के लिए कोई प्लेटफॉर्म मिले। ठीक है, तो ये भैया यहाँ पे हो रहा है। ये छोटी सी न्यूज थी, बट एशियन के बारे में आप देख लीजिए। एशियन का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन nations in a regional is a regional organization which was established to promote political and social stability and rising tension among the Asia Pacific post colonial states। तो भैया पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में बहुत सारी दिक्कतें वगैरह थी, तो उससे लड़ने झगड़ने के लिए एशियान बनाया गया था।
एशियान का मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। 8 अगस्त को हम एशियान डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट इसका कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया में। मेंबर कौन कौन है? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रुनेई है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है, कंबोडिया है। ऐसा लग रहा है किसी ढाबे पे कोई वेटर बता रहा है क्या क्या है खाने के लिए, है ना? तो फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये कंट्रीज हैं यहाँ की। 1967 में इसको बनाया गया था वाया बैंकॉक डिक्लेरेशन। फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है इसके? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यूपीएससी की आजकल आदत होगी ऐसे क्वेश्चन पूछने की। तो पांचों फाउंडर कौन है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा बाकी टोटल 10 मेंबर कौन है ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली छोटी सी न्यूज क्या है? इस्माइल कडारे, ऑथर ऑफ द जनरल ऑफ द डेड आर्मी डाइस। तो आपसे क्वेश्चन सीधा ये पूछेगा कि इस्माइल कडारे हु रिसेंटली पास्ड अवे, ये कौन थे? तो ये अल्बेनियन नॉवेलिस्ट थे या फिर ऑथर थे या फिर राइटर थे। ठीक है, अल्बेनिया में जो है ये अपना एक तरीके से ऑथर का काम करते थे और डेड आर्मी इन्हीं की लिखी हुई एक तरीके से किताब है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज का दोस्तों वर्ल्ड ऑफ द डे देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से आप जब चाहे तब जाकर के ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ द डे क्या? फेब्राइल। फेब्राइल का बेसिक मतलब होता है फीवरिश, फीवरिश के लिए अलग टर्म है ये बेसिकली फेब्राइल। यूसेज जैसे कि हम देखेंगे, इट वाज अ फेब्राइल रिएक्शन कॉज्ड बाय एन एलर्जन। भैया एक एलर्जन बॉडी में आ गया, उसकी वजह से फेब्राइल रिएक्शन हुआ, यानी कि बुखार वगैरह आ गया, फीवरिश रिएक्शन, फेब्राइल रिएक्शन। तो ऐसा हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका आज का वर्ल्ड ऑफ द डे था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे आप लोगों से कल ऐसे ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ, शानदार एमसीक्यूज के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। थैंक यू एवरीवन।